कोई अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत जागरूक इंसान हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। हर कोई ये कहता है कि प्रिपेयर रहिए, फोकस रहिए, लेकिन ये भारी भरकम से शब्द रहते हैं। क्रिकेट और इनको स्पोर्ट्स वगैरह के सपनों को छोड़ के ये सोचा कि जो चीज़ मुझसे हो सकती है उसके तरफ मेहनत करनी चाहिए। और वो आपको अलग अलग तरीके से प्रेशर करके टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। मेरे पिता तो कभी मारते पीटते नहीं थे, मम्मी मारती थी। एक अच्छा अफसर बनने के पहले आपको एक जागरूक नागरिक बनना पड़ता है। मेरे साथ में अभिषेक कुमार चतुर्वेदी साहब हैं, जो अभी यूपीएससी क्लियर किया है इन्होंने, और साफ तौर पर इन्होंने क्रिकेटिंग कैरियर को छोड़ते हुए और बहुत सारी इनकी हॉबीज़ थी उसको छोड़ते हुए इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है। क्रिकेट में बहुत सारे स्कोप हो सकते थे सर, जैसे कि सचिन तेंदुलकर 10वीं पास होकर क्रिकेट खेल गए, विराट कोहली 12वीं पास होकर खेल गए, और भी कई प्लेयर हैं। उन्होंने भी पढ़ाई को त्याग कर क्रिकेट के कैरियर में अपना जीवन बना लिया और बहुत बड़ा नाम बन गए। आपको ये अचानक से मोटिवेशन कैसे चेंज हो गया? आप तो क्रिकेटर बनना चाहते थे। सर मैं क्रिकेटर बस बनना चाहता था, पर मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था। सचिन और विराट कोहली में टैलेंट था, वो क्रिकेट में अच्छे थे, मैं अच्छा नहीं था। मुझे लोगों की मदद करना पसंद था, तो इस वजह से मैंने क्रिकेट और स्पोर्ट्स वगैरह के सपनों को छोड़ के ये सोचा कि जो चीज़ मुझसे हो सकती है उसके तरफ मेहनत करनी चाहिए, और इसलिए मैंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की। इसके लिए कितना प्रिपरेशन लगता है? जैसे कि आप अभी बहुत सारी चीज़ें आपसे सुने हैं हम लोग, हर कोई ये कहता है कि प्रिपेयर रहिए, फोकस रहिए, लेकिन ये भारी भरकम से शब्द रहते हैं। इनको एक डिफ़ाइन करके अगर आप सरल भाषा में समझा पाएँ कि कैसे क्या कर सकता है इंसान, क्योंकि 12वीं के बाद असल में जो सोच रहती है वो एक बच्चा यही सोचता है कि काश मैं एक कलेक्टर बन जाऊँ या कोई बड़ा एक पुलिस अफसर बन जाऊँ। उसके बाद थर्ड ऑप्शन कुछ वो उसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं करता है। अच्छा सवाल है आपका ये। देखिए तैयारी बड़ा आपको मतलब हवा में नहीं उड़ना है, आपको ज़मीन पे काफ़ी स्थिर होके सोचना है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितनी चीज़ों को पढ़ के समझ सकते हैं, कितनी चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं, और क्या चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हैं। आपको जब पता होगा कि आप कितने पानी में हैं, उसके हिसाब से फिर आप अपनी तैयारी को धीरे धीरे एक एक लेवल ऊंचा करते शुरू करिए। तो तैयारी में सर 1 से 1.5 साल लग जाता है, मतलब एवरेज 1 से 1.5 साल हर किसी को लग जाता है। तो अगर कोई तैयारी करने की सोच रहा है तो उसे 1-1.5 साल लग जाएगा, ये वो मान के चले। और उस 1-1.5 साल के अंदर अंदर में आपके पास एक बार रिवीजन हो जाता है, सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाता है, आप थोड़े लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास बस मॉक टेस्ट वगैरह देने के लिए थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि जितने मॉक दे सके उतने मॉक दीजिए, और फिर आप एग्ज़ाम में बैठिए और फिर आप प्रार्थना कीजिए कि आपकी मेहनत रंग लाए। देखिए, जो किताब का एक ज्ञान है, किताब के ज्ञान के अलावा एक प्रैक्टिकल ज्ञान है। जैसे कि पिछले सेशन में हम लोग देखे, और बहुत सारे जैसे आईएएस आईपीएस के इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, उनका ये कहना रहता है कि जो किताबी ज्ञान है उसके अलावा भी आप अपने आसपास के वातावरण को नश्तर करिए, उसको महसूस करिए, उससे भी रिलेट करते हुए सवाल इंटरव्यू सेशन में आते हैं। तो आप क्या समझाना चाहेंगे जो लोग हैं उनको? कैसा किताब कितना, पढ़ाई कितनी, स्पोर्ट कितना, अपने दिमाग को आराम कितना, और दूसरे स्किल कितना है? जी, मुझे लगता है एक अच्छा अफ़सर बनने के पहले आपको एक जागरूक नागरिक बनना पड़ता है। तो आपको काफ़ी जागरूक बनने में मदद करती है न्यूज़पेपर। तो आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, आपके आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व कीजिए। बरसात हो रही है तो आपके घर के पास पानी भर रहा है, तो पानी क्यों भर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, उस पानी को निकालने के लिए कोई आ रहा है तो वो कौन आ रहा है, किसके कंप्लेन करने पे आ रहा है, कैसे काम हो रहा है, आसपास की चीज़ें, सिस्टम कैसे चलता है, सरकार कैसे फंक्शन करती है, समाज में क्या नई चीज़ें आ रही हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, इनको आप ऑब्ज़र्व कीजिए। तो ये आपका एक चित्र आपके दिमाग में बन जाता है, और उसी के आधार पे सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। और ना सिर्फ इंटरव्यू में, यूपीएससी के मेंस की परीक्षा में भी वैसे सवाल आते हैं, जो कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कोई अलग से पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत जागरूक इंसान हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। देखिए, अलग अलग जैसे जो व्यक्ति हैं उनकी मानसिकता अलग अलग होती है। जैसे आप लोग भी अलग अलग जगहों से आए हैं, अलग अलग मानसिकता रखते हैं, अलग अलग चीज़ों को अलग वे पे डिफ़ाइन करते हैं। जैसे एक साहब अभी बता रहे थे कि आप कभी किसी व्यक्ति को इस तरह से डेमोरलाइज़ मत कर लिए कि वो व्यक्ति टूट जाए। लेकिन कई बार हमने ये देखा है कि पिताजी कूटते हैं या पीटते हैं तो उसके बाद दिमाग ठिकाने पर रहता है, और व्यक्ति जो है ना, और जो कई लोग हैं बूढ़े बुजुर्ग जिन्होंने नाम कमाया, शोहरत कमाए, वो यही कहते हैं कि हमने अपने माता पिता से पिटाई खाई, गुरुजनों से पिटाई खाई, तो जाके आज अच्छे इंसान बन गए। सर दोनों ही चीज़ें काम करती हैं, पर किस पे क्या काम करती है ये वो इंसान अच्छे से जानता है, उसके माँ बाप अच्छे से जानते हैं। हो सकता है कि आप अपने बच्चे की पिटाई करें तो पढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाए, आप देखेंगे कि अगले साल क्लास में अच्छा नंबर ला रहा है। और हो सकता है कि आप पिटाई करें तो वो और आपसे नफ़रत करने लगे, पढ़ाई लिखाई एकदम ही छोड़ दे।
तो बच्चे जो है बहुत नाजुक होते हैं, बच्चों का मन कोरा कागज़ होता है। आप जिस तरीके से उनको ढालेंगे वो वैसे बन जाएँगे। आपके जीवन का कोई फ़लसफ़ा बता दें जब कोई आप कोई चीज़ नहीं करते थे और घर में कोई आपको प्रोत्साहित करने के लिए डाँट कर, डपट कर या पीट कर या एक दिशा देकर किस तरह से? जी, मैं काफ़ी भाग्यशाली रहा हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे बचपन से काफ़ी सपोर्ट किया है और मुझे मेरे पिता तो कभी मारते पीटते नहीं थे, मम्मी मारती थी और उनकी मार ने बहुत सुधारा है। जो बदमाशियाँ थी वो बदमाशियाँ कम हुई, पढ़ाई वगैरह में मन लगने लगा। तो घर वालों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो इस एग्ज़ाम में वो है आपका आत्मविश्वास। खुद पे जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत लंबा चलता है और कंपटीशन बहुत टाइट है इसमें। तो अगर आप अपना आत्मविश्वास खोने लगेंगे तो आपका रिज़ल्ट में भी असर दिखता है उसका। देखिए, जो साक्षात्कार होते हैं, जो सवालात पूछे जाते हैं, उस सवालात के मल्टीपल आंसर्स हो सकते जी, हैं। बिल्कुल। जैसे कि मैं अगर ये कहूँ कि मैं अगर इस चाबी को ऊपर फेंकता हूँ और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये चाबी नीचे नहीं गिरी, मैं इस तरह से बताता हूँ, तो आप कहते हैं नीचे तो गिरेगी, लेकिन मैंने कहा कि मेरे जेब में गिर गई। तो इस तरह से अगर मैं एक क्वेश्चन करूँ, तो इसके आंसर तो कई तरह के हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल और वो आंसर उसमें कोई सही या कोई गलत आंसर नहीं होता है। वो देखते हैं कि आप आंसर जब कर रहे हैं तो वो आपकी सोच दर्शाता है। हो सकता है कि आप कहेंगे कि नहीं ज़मीन पे ही गिरेगी या हो सकता है कि वो मान लेगा कि हाँ जेब में गिर गई, चलो ठीक अब है। सामने वाले को मानना ही नहीं है तो? हाँ, तो बिल्कुल वो आपको अलग-अलग तरीके से प्रेशर करके टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। अच्छा। क्या आप किसी दूसरे के कहने से अपना जवाब बदल रहे हैं? अच्छा। तो अगर आप जवाब बदल रहे हैं तो हो सकता है वो बहुत नेगेटिव तरीके से देखा जाए। लगेगा कि इस शख्स में इंटीग्रिटी नहीं है। ये अभी कुछ जवाब दिया लेकिन हमें खुश करने के लिए जवाब बदल दिया। तो वो हर तरीके से आपको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं और एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान और जो जैसे आप लोग अभी आगे ग्रो अप कर रहे हैं और बहुत से लोग जो नई पीढ़ी आ रही है इस समाज को संभालने के लिए, उनकी सोच यही रहती है कि समाज को एक अच्छी दिशा और दशा दे सकें। लेकिन जैसे कि अब आंकड़ों की अगर बात करें जो इंटरनेट और उस पे पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, जो कि 180 देशों में हमारा देश जो है 86वें नंबर पे आता है जो भ्रष्टाचार है उसके मामले पे। आप क्या सोचते हैं कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए आपकी जो अपनी जो अंतरात्मा से जो राय निकलती होगी वो क्या हो सकती है? देखिए भ्रष्टाचार जो है वो इस देश में या किसी भी देश में जो चल रहा है, बहुत लोग होते हैं जो सिस्टम में घुसने के बाद भ्रष्टाचार का दामन थामते हैं। बहुत लोग होते हैं जो शायद शुरू से ही उस प्रकार के होते हैं। तो ये तो लोगों पे और समाज पे डिपेंड करता है और ये समाज ही इस चीज़ को सुधार सकता है। समाज में एक कल्चर बन जाता है कई बार भ्रष्टाचार का। कई बार हो सकता है कि आपको भी शायद कभी पुलिस ने बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए रोका होगा, तो आप शायद 100-200 रुपए दे के सोचे होंगे कि चलो निकल जाते हैं। तो एक तरीके से आप भी भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रहे हैं पैसे दे के और जो माँग रहा है वो तो गलती कर ही रहा है। तो इसमें ये ताली दोनों हाथ से बजती है। जो लोग सेवा कर रहे हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो भ्रष्टाचार या उससे रिलेटेड चीज़ों से दूर रहें और जो लोग जनता जो है समाज में उनका ऊपर भी ये दायित्व बनता है कि वो भाई भ्रष्टाचार अगर कोई कर रहा है तो उसकी शिकायत करें और ख़ुद भी उसमें पार्टिसिपेट ना करें। एथिक्स की हर कोई बात करता है, लेकिन जो एथिक्स है वो कहाँ पर जो उसका जो मिस होना है वो कहाँ पर हो जाता है? जो मतलब जैसे नेता हैं चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं एथिक्स की बात जनता के लिए, अधिकारी हैं जनता के लिए, लेकिन आखिरकार लोगों को ये टूटी फूटी सड़कों में चलना होता है, आखिरकार लोगों को नलों में पानी नहीं मिलता है, आखिरकार किसानों की गरीबी वाली हालत रहती है, आखिरकार लोग आत्महत्या करके कोई कर्ज नहीं चुका पाता है। तो इन सब विषयों के जो निष्कर्ष हैं, आज कितने साल हो गए देश को आज़ाद हुए, ये निष्कर्ष अब तक पेंडिंग क्यों हैं? इसके लिए कोई समाधान निकालने का प्रयास क्या हो सकता है, आपकी राय क्या है? जी, काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। देखिए, लोग जब डिमांड करना शुरू करते हैं डेवलपमेंट का, चाहे वो अच्छी सड़क हो या किसान को आमदनी बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, तो इसमें भी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, साथ ही साथ जो हमारे अफ़सर हैं, ये काम करें, इसको सुनिश्चित करने के लिए जनता को भी इन पे दबाव बनाना ज़रूरी है। जहाँ तक मेरी नज़र में जो मैंने देखा है, जनता आज के समय में काफ़ी लेड बैक है, जनता अपने घर पे बैठी है, जनता को परेशानियाँ बहुत हैं पर जनता एकजुट होकर शिकायत नहीं करती है। आपको किसी ने रोका नहीं है, आप जनप्रतिनिधियों के पास क्या जाएँ। ये भी एक कारण है कि जनता का राजनीतिक एक फाड़ हो गया है? कुछ जनता किसी पार्टी में, कुछ जनता किसी पार्टी में, तो वो एथिक्स के साथ समझौता हो जाता है अगर वो जनता किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट कर रही है। देखिए, किसी एक राजनीतिक दल से अपना रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहिए। आपको अपने काम से मतलब होना चाहिए। जो आपका काम कर रहा है आप उसके साथ जाइए, उसका सपोर्ट करिए
और जहाँ तक रही बात डेवलपमेंट की, तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी हो, जनता जो है उन्हें सबको एक साथ एकजुट होकर आवाज़ निकालनी चाहिए और ये प्रेशर बनाना चाहिए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पे भी और ऑफिसर्स पे भी, तभी काम आगे बढ़ेगा। तो आपको बहुत सारी उज्जवल भविष्य की कामनाएं और भगवान आपको बहुत तरक्की दे और आप बहुत अच्छा नाम कमाएं, इस देश का नाम रोशन करें और आगे देश की प्रगति में बहुत अच्छी आप सोच रखते हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये इस तरह से आपने इनके विचारों को सुना। साफ तौर पर ये कहते हैं कि बदलाव आ सकता है अगर इच्छा शक्ति आप मजबूत रखें, और इच्छा शक्ति ना सिर्फ नेताओं को, ना सिर्फ अधिकारियों को, बल्कि जो जनता है उसको भी रखनी होगी। और इसी तरह के लोगों से और इसी तरह की जो प्रतिभावान शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। केपी न्यूज़ आपका अपना चैनल है। इस सवाल जवाब में मुझसे कोई सवाल छूटे होंगे ज़रूर बताइएगा, इनके जवाब आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर रखिएगा। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।